तड़का भी लगाएंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक नीरज चतुर्वेदी होंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष संदीप शुक्ला जी होंगे और समाजवादी पार्टी से महासचिव संजय सिंह सेंगर भी होंगे। आइए पहले आलोक शर्मा जी की रिपोर्ट देखते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। में आने के बाद से कानपुर में पहली बार भाजपा दो फाड़ हो गई है और इस फाड़ में दशकों से राजनीति कर रहे नेता भी लिखत पढ़त में कूद गए हैं। रार डीएम जितेंद्र कुमार सिंह और सीएमओ के बीच वास्तव में शुरू हुई। डीएम ने जैसे ही शासन को नेगी के खिलाफ कार्रवाई कर तत्काल हटाने का पत्र लिखा, वैसे ही भाजपा के बड़े बड़े नेता पक्ष और विपक्ष में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को पत्र लिखने लगे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति क्या हादसे पे चली गई है? ये सवाल विधायक अभिजीत सिंह सांगा, महेश त्रिवेदी के साथ साथ पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व विधायक नीरज चतुर्वेदी ने तो मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया है और इस पत्र में कहा गया है कि डीएम साहब भले अधिकारी हैं और वो शासन की जीरो टॉलरेंस नीति का अच्छे से पालन करा रहे हैं। हमारे संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट कई सवालों की ओर इंगित करती है। हमारे संवाददाता ने सीएमओ ने क्या कुछ कहा है, आपको ये सुनाते हैं। हाँ, प्रमुख सचिव साहब को जो है हमारे खिलाफ डीएम साहब ने, जी बिल्कुल, हाँ नहीं अभी मैं आपको बताता हूँ। अब ट्रांसफर तो जैसे इन्होंने नो दिखा दिया, उसमें नो किसी का है ही नहीं। डॉक्टर जो आरएन सिंह है उनको जेल में भेजा और जेल से बस पुलिस लाइन भेज दिया। ठीक, जो डॉक्टर वहां थे वहां के वहीं छोड़ दिए, बस ये हुआ है। उसमें नो तो आलतू फालतू के दिखा दिया, जबकि किसी से मतलब ही नहीं है उसका। दूसरी बात, अगर मैं किसी को ट्रांसफर नहीं करूंगा तो मुझसे क्यों करेगा? गलत काम कर रहा करता रहेगा, यही हुआ है इसमें। दूसरा, मेरे खिलाफ ये लगाया कि जो उस समय आयुष के डॉक्टर्स की पोस्टिंग थी, आयुष के डॉक्टर ने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया उस चिट्ठी पर। आयुष के डॉक्टर 17 लोगों की पोस्टिंग थी, 26 की, और उसमें 300 कुछ डॉक्टर्स आए थे जिनका इंटरव्यू हुआ था। फाइल बन गई। जब भी सीडीओ मैम के पास लेके जाए कि अभी मुझे काम नहीं है, अभी ये नहीं है, उनके डिले हुआ, उन्होंने वापसी कर दिया। कभी उसमें जो चेंज कराया, कभी कोई भाषा चेंज कराई। इसी बीच में नए डीएम साहब आ गए। तो जो आजकल डीएम साहब हैं श्री जितेंद्र प्रताप जी, तो इन्हीं के टाइम में वो फाइल जब भी आए थे तो इनको आ गई वो फाइल। तो जब हमारे लेवल पे डिले नहीं हुआ, हम तो बराबर जो हमारा डीपीएम है स्वनी, हम उसको लेके फाइल बराबर भेजते रहे। तो या तो वर्बली क्या के भेज दिया या उसमें कुछ चेंज कराने के लिए भेज दिया। डिले हुआ उनके टाइम पे। फिर हमसे कहा डीएम साहब ने किया, तुम, मैंने सुना तुम बहुत दबाव में। मैंने कहा हाँ सर दबाव में तो हूँ। तो बोले फिर इसे हम कैंसिल कर रहे हैं। मैंने कहा सर पैसा आपके आया? तो मैंने कहा सर बहुत बड़ी अच्छी बात, वो फाइल कैंसिल हुई। तो उसमें इन्होंने ये लिखा है कि हमने इसमें नहीं डाला, उसमें नहीं डाला। उसमें बराबर कार्रवाई हुई। उसको एनआईसी पे भी लोड किया गया, उसको एनएचएम में भी पता था, उसको एनएचएम की उस पर भी सब कुछ है, उसका कोई दिक्कत ऐसी नहीं है उसके अंदर। तो हमने उसका जवाब बना के भेज दिया। मैंने भी सुना है, वो लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। कल भी हुआ था, पहले भी हुआ था, 2-4 महीने पहले भी आया था, 2-3 महीने पहले भी मेरे सामने एक तरह बात आई थी। तभी मैंने एक ही बात कही थी कि मेरे से इससे कोई संबंध नहीं है और ना ही इस तरह की भाषा मैंने किसी को इस्तेमाल करी है, ना कोई मेरा मकसद रहा है उससे कोई। मैं किसी को, मेरे जिलाधिकारी मेरे अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग, जैसा आप जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है, जब तक इसमें मजिस्ट्रेट पावर हमें ना मिले और हमको पुलिस पावर ना मिले तो हमारा काम चल ही नहीं सकता। चाहे वो क्लिनिक का हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हो, चाहे पोस्टमार्टम का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर्स का हो। जैसे जैसे हम उनके साथ रहते हैं वैसे वैसे उनका साथ हमको बराबर चाहिए। पूरी रार की पृष्ठभूमि का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे पर्दे के पीछे कुछ वजह ऐसी थी जिसके कारण इस रार में विधायकों को उतरना पड़ा। सच्चाई ये है कि डीएम सीएमओ के बीच विवाद का आगाज 30 जनवरी को शुरू हुआ था, जब डीएम ने टीबी अस्पताल का औचक मुआयना किया था। निरीक्षण में स्टाफ की गैर मौजूदगी मिली थी। इसके बाद 4 फरवरी, 27 फरवरी, 14 फरवरी, 5 मार्च काशीराम अस्पताल में डीएम ने छापे में सब गड़बड़ मिला। डीएम ने मौके से ही अनुपस्थित 64 डॉक्टर और कर्मचारियों के वेतन को काटने का निर्देश कर दिया था। ये बात नेगी साहब को नागवार लग गई। उस दिन से 2 अधिकारियों को लेकर लेटर बम दागने की शुरुआत हुई और इसी लेटर बम ने भाजपा को भी रार की चपेट में ले लिया है। इस पूरे मामले को लेकर कानपुर सांसद रमेश अवस्थी ने कहा है कि इंतजार करिए, जल्द मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। क्या कहेंगे? सब समाधान हो जाएगा और चिट्ठी मारकर चालू हो गया, बात चालू हो गया और
आपको जल्दी सब नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, वरिष्ठ है हमारे, जो उन्होंने लिखा होगा वो आगे आप उन्हीं से बात कर। अब ये पूरा मामला इतना गंभीर हो गया है कि डिप्टी सीएम से लेकर सीएम की चौखट तक ये पहुंच गया है। कोई भी कुछ भी खुले तौर पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन डिप्टी सीएम पाठक ने बस इतना कहा कि जांच हो रही है, रिपोर्ट आने के बाद कुछ कहा जा सकता है। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव ने पीसी के दौरान सवाल पूछने पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। पहले तो हम लोग सुनते थे डीसीएम और ओसीएम में लड़ाई है, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जो डबल इंजन की सरकार थी तो डबल इंजन टकराने लगे, उनके डब्बे टकराने लगे, अब गार्ड के डब्बे भी टकराने लगे। आउटगोइंग सीएम, जो सीएम है वो बाहर जा रहे हैं, उसमें क्या है, आउटगोइंग सीएम। हम आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट इस उम्मीद के साथ दिखा रहे हैं कि कई सवालों के जवाब आप खुद ब खुद ढूंढ लीजिए। लेकिन जाते जाते इस पूरे मामले को लेकर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में इस समय जिज्ञासा है कानपुर में कि एक विवाद जो जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बीच में चल रहा है, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अनेक जनप्रतिनिधियों के पत्र जारी हुए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी और हम लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग प्रतिक्रिया इसमें एक दर्शक की है, और वो दर्शक वो आम आदमी जो अपने आप को इस पूरी लड़ाई में ठगा महसूस कर रहा है, जो इन दो पार्टों के बीच में पिस रहा है, और कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि सरकार जो अपने आप को भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, राजनीतिक गोलबंदी हो रही है। ऐसे में दर्शक बनी हुई जनता और हम सब विपक्षी दल अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं कि लड़ाई जिलाधिकारी और सीएमओ की नहीं है, ये लड़ाई कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे दिए गए प्रश्रय की है, और ये लड़ाई कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वर्चस्व की लड़ाई दिखाई पड़ रही है। जो जिसके गोल का है वो उसके पक्ष में प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन इसका अंतिम परिणाम ये कि कानपुर जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और भ्रष्टाचार को होते हुए देख रही है और बर्दाश्त कर रही है। नहीं संदीप जी, हमने कांग्रेस की सरकारें भी देखी हैं, उसमें इस लेवल की चीजें नहीं हो रही थी। विधायक सीएमओ और डीएम के बीच में नहीं पड़ते थे, ऐसा माना जा रहा था। हमने देखा भी है, और वो प्रत्यक्ष रूप से ऐसा था ही कि डीएम और सीएमओ के को लेकर वो कोई किसी तरह का कोई कमेंट नहीं करते थे। अब जब यहाँ पर हो रहा है अन्य भी भाजपा की विभाग है, सरकार नगर निगम है, तब आप कैसा देख रहे हैं इसको? जी देखिए, बिल्कुल इस सरकार फेल है जी। धरातल पे इस सरकार आपस में झगड़े में बटी हुई सरकार है। एक खेमा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, दूसरा खेमा जी देश पाठक के जो वो लड़ाई का जो भुगतान है वो हमारी जनता भुगत रही है उत्तर प्रदेश की, और कानपुर का में इसका मुजाहरा पेश हो रहा है। और ये मुजाहरा सिर्फ कानपुर में सतह। संदीप जी, अब कुछ हमारे और मेहमान आ रहे हैं, आपको रोकता हूं। नीरज भाई, आप 40 साल से भाजपा में हैं, ये जो हो रहा है आपको आप आहत नहीं महसूस कर रहे हैं अपने आप को? मीडिया में जाने के कारण और हैं। किसके कारण? वो अपने अपराध को छुपाने के लिए मीडिया में जाकर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। सारा विषय जांच का है, और कौन कानपुर में रहेगा कौन कानपुर में नहीं रहेगा ये माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। ठीक कह रहे हैं। कानपुर के हित में किस अधिकारी को रहना है और किस अधिकारी को नहीं रहना, ये प्रदेश सरकार के मुखिया का
निर्णय है। जी इन समूह का जो मीडिया में जाकर अपनी बातों को प्रस्तुत करना जी। ये अव्यवहारिक है। उनको अपनी बात ऊपर कहनी चाहिए और अपनी बात कहने का उनको अधिकार है, ठीक बात है। लेकिन ये जो ढंग उन्होंने अपनाया है, ये जितना निंदा की जाए वो कम है। लेकिन उसमें नीरज भाई आपने भी तो पत्र लिखा है डीएम के फेवर में, और क्या आपको लगता नहीं जो पक्ष विपक्ष जी हमने पत्र में जो भाषा लिखी है वो बड़ी स्पष्ट है और डीएम के पक्ष में नहीं है जी। हमारा तर्क है कि विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी को इस छोटे विवाद में पार्टी नहीं बनना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। तो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर जो भी जनहित में हो वो निर्णय करा देना चाहिए। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। तो कहाँ चूक हो रही है? ये जो गोलबंदी हो रही है दोनों तरफ से, तो कहाँ चूक हो रही है? कौन इसके पीछे का मास्टरमाइंड है? देखिए, कुछ अधिकारी राजनीति करने के लिए आते हैं, कुछ काम करने के लिए आते हैं जी। सीएमओ निश्चित रूप से हाँ यहाँ जन नेताओं को भ्रमित करके अपने पक्ष में माहौल बनाने का कुचक्र कर रहे हैं जो संभव नहीं है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पार्टी फोरम में इस मामले को ले जाएंगे क्या आप? नहीं, पार्टी के फोरम में चलाई गया है, माननीय मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे जी। जो कानपुर के हित में होगा और जो अधिकारी ईमानदारी से जनसेवक है, जनता की सेवा कर रहा है, उसको उसने मिलेगा। तो नीरज भाई आपकी सरकार का मतलब पहला एजेंडा है जीरो टॉलरेंस, ठीक है ना? अब इस जीरो टॉलरेंस में कहाँ चीजें हाशिए पे चली गई हैं और क्या इसका नैरेटिव बन रहा है? दूसरे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से कि डबल इंजन की सरकार में विधायक भी बढ़ गए और अधिकारी भी बढ़ गए, अफसरशाही भी बढ़ गई। तो आपको लगता नहीं कि इससे नुकसान होगा? राजेश जी, तमाम विपक्ष के लोग डबल इंजन की सरकार में दुखी हैं, व्यथित हैं, क्योंकि उनके काम होने के बाद हैं जी। भाजपा ईमानदारी के साथ जनहित में जनता की सेवा कर रही है। मुख्यमंत्री जी का भाव और विश्वास है और ये भी बिल्कुल न्यायोचित निर्णय होगा। ठीक है, आपने ठीक कहा। हम थोड़ा सा सपा के महासचिव सेंगर साहब के पास जाना चाहेंगे। सेंगर साहब, आपका ओपनिंग रिमार्क्स क्या है इस पूरे विवाद में? डबल इंजन आप कह लीजिए, डबल इंजन की सरकार है और उसमें ही विधायकों में और अधिकारियों में विवाद हो रहा है। क्या आपको लगता है महासचिव साहब कि मुश्किल हो रही है? जी, आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। ऐसा है, ये विवाद यहाँ से नहीं है। हाँ, विवाद तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में है, जो अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पाए। वहाँ आरएसएस और मोदी जी का विवाद। नीचे आ जाइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का विवाद। फिर प्रदेश में आ जाइए तो डिप्टी सीएम और क्या कहते हैं सीएम में विवाद। तो ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, टॉलरेंस हटा दीजिए तो जीरो सरकार है। अच्छा, भ्रष्टाचार चरम पे है। आप थाने जाइए, तहसील जाइए, अस्पताल जाइए, स्कूल जाइए, और हर जगह भ्रष्टाचार चरम पे है, महंगाई चरम पे है, काम कुछ हो नहीं रहे हैं। सीएमओ साहब जो कर रहे हैं उसके खिलाफ जब डीएम साहब ने शिकायत करी तो इसलिए उन्होंने घेराबंदी की, क्योंकि वो डीएम जिला अधिकारी कानपुर के किसी की नहीं सुन रहे। अच्छा, और इस सरकार में नेता परेशान है, उनकी जायज बात भी नहीं सुनी जा रही, तो जनता की जायज बात क्या सुनी जाएगी? तो फर्जी रजिस्ट्रेशन के आधार पे तमाम नर्सिंग होम कानपुर के आउटरों में चल रहे हैं, जिसकी रिश्वतखोरी के द्वारा चल रहा है, जिसमें आम जनता मर रही है। वहां पे सलाकर हाउस है, वो अस्पताल नहीं है। जनता गांव देहात से आती है, वहां पर उनसे अवैध वसूली की जाती है। और एक चीज आपको बता दें, जो सीएमओ का सबसे उगाही वाला व्यक्ति है, उस सीएमओ ऑफिस में टीबीएचबी के नाम पे टीबीएचबी एक पद होता है, उस पे 13 वर्षों से संविदा पे था। जो काम उसको टीबी का देखना चाहिए था, सीएमओ ऑफिस में अटैच है। वो सीएमओ की पूरी दलाली करता है और
अस्पतालों में जाकर डॉक्टरों को धमकाता है, पैसे वसूलता है, जो नहीं देते हैं उनका ट्रांसफर करा देता है। अगर उसकी शिकायत जब लोग शासन में करते हैं, कई बार शासन से आदेश आया, उसका नाम ब्रजराज पाठक है, उसको हटाने का आदेश आया, हटाने के नाम पे खाना पूरी करके आज भी वो 13 वर्षों से संविदा पे रहते हुए सीएमओ कार्यालय में सीएमओ की दलाली कर रहा है और सरकारी आवास में रह रहा है, जो अलाउ नहीं है संविदा कर्मचारी को। सरकारी आवास का जितना खर्चा है उससे वसूला जाए, उसको वहां से हटाया जाए, तो एक दलाली का केंद्र खत्म होगा। दूसरी बात, ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है सीएमओ के माध्यम से, और संविदा की वैकेंसी आने वाली है। अच्छा, मेडिकल में वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी में सारे नेता लोग चाहते हैं कि मेरे लोग उस वैकेंसी के माध्यम से नौकरी पाएं। इसमें भी ये चाहते हैं जो सीएमओ के पक्ष के नेता हैं कि हाँ ये सीएमओ बने रहे, जिससे कि हमारे लोग उसमें ज्वाइनिंग हो जाए, नौकरी मिल जाए। और जो लोग सीएमओ के खिलाफ है वो चाहते हैं ये हट जाए, नया सीएमओ आ जाए, तो हम जो उसमें क्या कहते हैं अपने लोगों को करा ले। और जो डीएम साहब ने 2 एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो बड़े नेताओं की है, उसमें भी अंदर खाने से डीएम के खिलाफ नेता हुए हैं। इसलिए ये लड़ाई पैसे की लड़ाई, भ्रष्टाचार की लड़ाई है, और इस लड़ाई में आम जनमानस पिस रहा है। मेडिकल के नाम पे खाना पूरी हो रही है। अस्पतालों में जाइए, सरकारी अस्पतालों का बड़ा बुरा हाल है। इसलिए तत्काल ऐसे अधिकारी को यहाँ से हटाना चाहिए, और इस लड़ाई को खत्म अगर मुख्यमंत्री जी नहीं कर पाएंगे तो इसमें आम जनता पिसेगी, जनता का नुकसान होगा। और हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग बिजली पर प्रदर्शन कर लें, किसी चीज पर महंगाई पर प्रदर्शन कर लें तो मुकदमे लिख जाते हैं। हम कल अभी कमिश्नर साहब से मिलके आए हैं। हम लोग जन आंदोलन जब करते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, मुकदमे लिख जाते हैं। तो लोकतंत्र में अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं होगा। इसलिए सरकार विपक्ष को खत्म कर रही है और आपस में भी लड़ रही है। ठीक बात है। नीरज भाई, आपने देखा तमाम रहस्योद्घाटन जो है वो सेंगर साहब ने कर दिया है। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसके पीछे का कोई बिंदु है जो चल पड़ा है, और इस पूरे मामले में बात कुछ और है? इसकी विवेचना आपको लगता है सेंगर साहब ने कुछ की, आप भी कुछ कर दीजिए जी। सेंगर साहब ने जो कुछ कहा है वो उनके मन के अभिव्यक्ति है। हाँ, मेरा सिर्फ इतना कहना है जी कि इस विषय में जी ईमानदारी से पारदर्शिता से कार्रवाई हो। हाँ, सीएमओ और सीएमओ का फिर भ्रष्टाचार को समाप्त होना चाहिए, ताकि आम जनमानस को जी सुख सुविधाएं मिल सके और जो सरकार की नीति और नियत है उनके अनुरूप उपचार मिल सके। नीरज भाई, आप भी विधायक रहे हैं लंबे समय तक। क्या आपको लगता है कुछ एमएलए की अपनी एक गरिमा होती है, उसकी अपनी उसका एक अपना कमिटमेंट होता है, एक लिमिटेशन होती है, उस हद से ज्यादा अगर वो चला गया तो ये माना जाता है कि वो लोकलाइज पॉलिटिक्स कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि विधायकों की भी एक हद तय होनी चाहिए, सब सारे मुद्दे पे इन्वॉल्व नहीं हो जाना चाहिए? आप इससे सहमत हैं? राजेश जी, हमने भी 3 टर्म विधायकी की है जी, और बड़ी पारदर्शिता के साथ ये कहने की स्थिति में हूँ, मैंने किसी भी अधिकारी को रोकने के लिए कभी नहीं कहा। जी जी, जी। ये जरूर है कि अगर अधिकारी का आचरण आम जनमानस के लिए हित में नहीं था, कि खिलाफत की, मुखालफत की जी, और प्रदेश सरकार में जाकर वो उसकी बात को बताकर जो भी उन्होंने किया उसको स्वीकार किया। ठीक बात है, ठीक बात है। नीरज भाई, विवाद की स्थिति नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें ईगो की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कहने विधायकों को मुंह जाकर सारे पानी का पानी करवाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या इस परिप्रेक्ष्य में और लोगों को भी आगे आना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अब ये इस मामले का पटाक्षेप होना चाहिए? क्योंकि जो नैरेटिव भाजपा को लेकर बन रहा है वो पब्लिक में ठीक नहीं जा रहा है, उसका मैसेज ठीक नहीं जा रहा है। नीरज भाई जी जी, क्या आपको लगता है अब नैरेटिव बदलने की आवश्यकता है? इस विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए, क्योंकि सांसद अवस्थी जी ने भी बात कही है।
इस विवाद का पटाक्षेप होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ये सरकार, हमारे मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी बेईमानी को पाई भर भी स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी स्तर पर। ठीक बात है। अच्छा, आपने भी एक सवाल उठाया है अपने पत्र के जरिए मुख्यमंत्री को, जो आपने भेजा है कि सीएमओ कार्यालय में कहीं ना कहीं पारदर्शिता का निर्वहन नहीं हो रहा है। जो सेंगर साहब कह रहे थे और जो संदीप जी कह रहे थे, उसी बात को आगे भी बढ़ाया। आपको क्या लग रहा है कि मतलब कहां से ये इनपुट आपको मिला कि वहां पारदर्शिता का पालन नहीं किया जा रहा? हमको इनपुट नहीं मिला, हम कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने जो प्रेस के माध्यम से समय समय पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी व्यवस्थाओं पर प्रश्न लगाए हैं, वहां पर गैर हाजिरी पाई है, अव्यवस्थाएं पाई हैं, उसके खिलाफ लिखापड़ी की है, तो निश्चित रूप से ये बता रहा है कि सीएमओ का नियंत्रण स्वास्थ्य विभाग में नहीं है। वो व्यक्तिगत हित में केवल काम कर रहे हैं, जनहित में काम नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है। अब हम कांग्रेस के अध्यक्ष संदीप जी के पास जाना चाहेंगे। संदीप जी, आपने सारी लोग सेंगर साहब की बात सुन ली, पूर्व विधायक नीरज जी की बात सुन ली। अब आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी अब किस लेवल पे जाना चाह रही है? इस मुद्दे को गरमाएगी या इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएगी? कांग्रेस पार्टी किसी इस तरह के नकारात्मक मुद्दे को बहुत गरमाना नहीं चाहती, उससे क्योंकि किसी का भला नहीं होना। और हम लोग इस तरह की नकारात्मक राजनीति में पड़ना भी नहीं चाहते। लेकिन जब मैंने देखा कि 3 दिनों से ये एपिसोड चल रहा है और विधानसभा अध्यक्ष का लेटर सीएमओ के पक्ष में जारी हुआ, क्यों जारी हुआ? आपको इस विवाद में पड़ने की क्या आवश्यकता है? अगर आपको कोई पत्र लिखना भी है, कोई बात करनी भी है, तो गोपनीय रूप से आप मुख्यमंत्री जी से कर सकते हैं। ठीक बात है। इसको आपने राजनीतिक रंग देके कानपुर में क्या साबित करने का प्रयास किया? कहीं ये ठेके पट्टे या इस तरह के भ्रष्टाचार के मामलों में कोई संलिप्तता की वजह तो नहीं हो सकती है? एसटीपी प्लांट जाजमऊ में चलता है, वो किसका चलता है? डीएम साहब ने छापा मारा अभी, उसमें अनियमितताएं पकड़ी गई, लाखों लीटर डीजल की चोरी की जा रही वहां पर प्लांट बंद है और सारा खराब वेस्ट जो पानी है टेंडरियों का बिना शोधन किया हुआ, वो सीधे हमारी गंगा मां के उसमें जा रहा है। इन लोगों को गंगा मां से, हिंदू धर्म से या सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है, कोई इनकी भावनाएं नहीं है। जो गंगा मां से छल कर सकते हैं उनसे क्या उम्मीद की जाए? वो अलग बात है कि आप भाजपा के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे जीत रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने फिर आपको दोहरा रहा हूं, राज्यपाल महोदय से मैंने मांग किया ज्ञापन देके कि इसकी जांच की जाए, सीबीआई से जांच कराई जाए, इसमें जरूर बड़ा भ्रष्टाचार लिप्त है। नहीं तो इस तरह कोई जनप्रतिनिधि सड़क पे आके पत्र नहीं लिखता है। और ये पत्र भी मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, ये पत्र ड्राफ्ट किसी और ने किया है और इनका तो इतना ज्यादा विश्वास है मुझे लगता है सीएमओ के साथ कि उसको खाली पन्ना इन्होंने दे दिया होगा और उन्होंने जो है उसमें छाप के अपने मनमर्जी का, आप देखिए ना, उसकी भाषा देखिए, आप अरुण पाठक जी की भाषा देखिए, आप मैथानी जी की भाषा देखिए, तीनों का कॉपी पेस्ट एक ही है। तो ये चल रहा है इस कानपुर में। इस कानपुर की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, इस कानपुर की जनता को छला जा रहा है। तमाम अनियमितताएं, तमाम ठेके पट्टों की राजनीति चल रही है इस शहर में, लूटा जा रहा है ये शहर और शहर के नागरिक। जो हमारे यहाँ गरीब है कानपुर में, वो और गरीब होता जा रहा है, जो मजलूम है उसको सताया जा रहा है, दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे, गरीबों पे, सब पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये जो पैसे वाले चंद लोग हैं और पैसे वाले बनते जा रहे हैं और जमीनें कब्जा कर रहे हैं और जमीनें खरीदते जा रहे हैं, पूरा कानपुर इनके कब्जे में है, इनके शिकंजे में है। तो सीएमओ क्यों नहीं होगा? जिलाधिकारी अगर कोई काम कर रहे थे जो इनको अच्छा नहीं लग रहा था, अगर जिलाधिकारी छापे मार रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे काम करना चाहते हैं, तो इन लोगों को वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए सब लोग जिलाधिकारी के खिलाफ आ गए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक बात है। इसीलिए मैंने मांग की है कि इस पे जांच की जाए, उच्च स्तरीय जांच की जाए, क्योंकि उच्च स्तरीय अधिकारी इन्वॉल्व हैं, उनके बीच का झगड़ा सड़क पे आ गया है, सिर्फ फटोवल की स्थिति है। भाजपा में 2 खेमेबाजी, धड़ेबंदी हो गई है, पहले भी धड़ेबंदी थी। माननीय नीरज चतुर्वेदी जी, इनकी तो मैं शैली का कायल रहा हूं, ये हम लोगों के हीरो रहे हैं। जिस तरह से ये
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे, आज इनको ही किनारे कर दिया गया। जिस तरह ये इनके नाम से कांपते थे भ्रष्ट अधिकारी, आज इनको किनारे कर दिया उस भाजपा ने। आज भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। तो मैं क्या कहूं, इस सरकार के लिए मैं क्या कहूं, सब विदित है, सब लोग जानते हैं। आपसे हमसे कुछ छुपा नहीं है इस सरकार के बारे में। नहीं, आपने बेलौस बातें की हैं। मैं नीरज भाई के पास जाना चाहता हूँ। नीरज भाई, जो आपका स्टाइल था, जो कद्दावर तरीका था, वो अब मिस है राजनीति में। अब उसको वापस आना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह की राजनीति आप करते रहे हैं और जो बेलौस तरीके से और बेबाक तरीके से बातचीत आप करते रहे, आपके नाम से एक अलग से सिस्टम बना हुआ था। लोग सम्मान भी करते थे और डरते भी थे। अब उसकी कमी आप देख रहे हैं। राजनीति में कितनी गिरावट आ गई है। आपकी पार्टी में ही बहुत सारी चीजें हैं। कभी पत्र नहीं लिखा जाता था। मुझे लगता है विधायक कभी पत्र नहीं लिखा करते थे किसी अधिकारी को लेकर। जनता के सवालों को या जनता के दर्द को लेकर तो पत्र लिखा करते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी अधिकारी के फेवर और डिसफेवर में पत्र लिखने की कोई परंपरा रही है। लेकिन इसकी शुरुआत जो अब हुई है उस पर तो मुझे लगता है कि सबको सोचना पड़ेगा। और आपने तो एक मैसेज दिया है, आपने तो बेबाकी तरीके से सारी सच्चाई सामने रख दी है। आपका क्या सजेशन है? मुझे लगता है कि पार्टी आपकी बात सुनेगी या और पूरे प्रदेश में उसको फॉलो करेगी। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या आपका व्यू पॉइंट होगा इसमें। राजेश जी, भाजपा ने मुझे कई मौके दिए। मैं 3 बार लगातार विधायक रहा जी। जनता का सेवक था, जनता के हित में काम करता था, जनता के हक और हकूकों को लिया था जी। सरकार थी तब, जब सरकार के बाद था तब 7 मुकदमे मुझ पर कायम हुए जी। मुझे इस बात का फख्र है कि जनहित में काम करते हुए मुझे जनता ने प्यार दिया और आज भी जनता मुझे सराहती है। मैं निश्चित रूप से इस बात का विरोधी हूँ कि सीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मैं निश्चित रूप से इस बात का विरोधी हूँ। ये पूरा का पूरा विषय माननीय मुख्यमंत्री की चौखट पर रहना चाहिए था, ऐसा निस्तारण हो जाता जी। यह विवाद भाजपा को कहीं न कहीं कमजोर दिखा रहा है, ये बड़ा कष्ट है। ठीक बात है। नीरज भाई, आपको लगता है कि आप जैसे पुराने नेताओं को अब एक प्लेटफॉर्म पे आकर पार्टी लेवल पर ये बात उठानी चाहिए कि ये जो काम हो रहा है हायरार्की के खिलाफ हो रहा है, कोई भी विधायक उन सब चीजों को नहीं मान रहा है जो एक नियम कायदे होते हैं, या आप ये कह दीजिए कि सीमाएं होती हैं। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती है और जब जनता के प्रतिनिधि होते हैं तो उसमें एक सीमाएं होती हैं, उनको लागने की कोशिश हो रही है। तो क्या पुराने नेता मिलकर कोई पार्टी में इस तरह की फोरम बनाकर कोई बात रखने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपका किसी से संवाद हुआ है इस परिप्रेक्ष्य में? नीरज भाई जी हमको अपनी बात कहने थी, मन में भाव था, वो हमने इसलिए प्रकट किया कि आम जनमानस को लगना चाहिए कि ईमानदार और बेईमान अधिकारियों का चरित्र सामने आए। सीएमओ अगर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, सीएमओ अगर सुव्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं, जनहित में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका स्थानांतरण कानपुर से बाहर हो जाना चाहिए। ठीक बात है। हम अब सपा के सेंगर साहब के पास जाना चाहते। सेंगर साहब, आज अखिलेश यादव जी ने इस मामले में अपनी राय व्यक्त कर दी है। अब आपको क्या लग रहा है कि आपने क्या अखिलेश जी को बताया या पार्टी ने बताया या उन्हें स्वतः इसकी जानकारी हो गई है? क्या आप चाह रहे हैं? अब आपका एक्शन क्या होगा? इतना ज्यादा मामला चूंकि अपने आप उछल चुका है सोशल मीडिया पे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक जिले की न्यूज को और वहाँ के चीजों को संज्ञान में रखते हैं। हाँ। क्योंकि आपने अभी पीछे सीएमओ की रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी जी, जिसको लेकर ये विवाद और बड़ा। जिसमें सीएमओ जो है उसमें कह रहे थे कि इसमें पैसे कैसे वसूले जाएं, दलाली कैसे बढ़ाई जाए जी। तो ये सारी चीजें सामने आई है। तो ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जी कि नेता भारतीय जनता पार्टी, कोई भी सरकार और भी सरकारें रही हैं, कभी किसी अधिकारी के पीछे कभी कोई नेता खड़ा नहीं हुआ। दुर्भाग्य की बात है भारतीय जनता पार्टी में कि आज बड़े बड़े नेता अधिकारियों के पीछे खड़े हैं, उनके
चटकारता कर रहे हैं, उनसे अपनी काम कराने की विनती कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार नेता नहीं चला रहे। हाँ। चाहे उत्तर प्रदेश से लेके आप आएंगे तो उत्तर प्रदेश में भी वही 9-10 अधिकारी हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। जब वो ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं तो नीचे वाले भी अधिकारी, नेताओं ने तो ट्रांसफर पोस्टिंग की नहीं, अधिकारियों ने की, तो उन्हीं की सुनते हैं। तो इसलिए अधिकारी जब पावर में होता है तो हमेशा भ्रष्टाचार बढ़ता है, क्योंकि नेता जनहित में होता है, जनता के बीच में होता है, जनता आती है तो उसके कामों के लिए जाता है और काम कराता है। जब नेता की सुनी ही नहीं जा रही है और अधिकारी कैलकुलेटर रख के बैठा है कि ये आदमी आया, इसका काम करने में इसको कितना फायदा होगा, उससे वसूली करता है। तो कुल मिला के ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है और भ्रष्टाचार चरम पे है। आप समय समय पे देखते होंगे बिना स्टेचर के गर्भवती महिलाएं अस्पताल की जमीनों पे मतलब उनको बच्चा हो जाता है और तमाम लोग ठेले पे लेके जा रहे हैं, समय पे इलाज नहीं मिल रहा है। तो एक सिर्फ ये जितने नेता हैं, मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के निरीक्षण करते हैं, फोटो खिंचाते हैं और फिर घर पे आके अपना वसूली का काम शुरू करते हैं। जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है। आप न माने तो एक दिन आपका चैनल कानपुर शहर के उर्सुला, हैलट और काशीराम के अस्पतालों में जाके इसकी हकीकत देख सकता है कि किस तरह से आम जनता वहां पे ठगा महसूस कर रही है इस सरकार। ठीक बात है, ठीक बात है। अब हम नीरज भाई के पास जाना चाहते। नीरज भाई, मैं अब संदीप जी के पास जाना चाह रहा था। संदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आ रही। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने बहुत खुलासे कर दिए, सेंगर साहब ने भी बहुत सारे खुलासे कर दिए हैं। ये रार के पीछे का कोई और मंतव्य चल रहा है। विधायकों का लामबंद होना ये कहीं ना कहीं एक नई तरह की राजनीति का जन्म दे रहा है। आपको लगता है कि 27 के चुनाव में ये मुद्दा बनाया जाएगा लोकल लेवल पे या कह लीजिए यूपी के लेवल पे? जब इनका नेतृत्व लामबंद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहे हैं, वहाँ पे आरएसएस और मोदी में लड़ाई है, यहाँ पे योगी और उसमें लड़ाई, तो ये तो नीचे होनी है। जो विधायक है वो डिप्टी सीएम के साथ में है, तो जिलाधिकारी सीएम के आदमी है, तो लड़ाई होनी है। ठीक बात है। बाकी संदीप भाई बताएंगे। संदीप जी, अब आपकी बारी है। सर ऐसा है कि 27 की आप लड़ाई की बात कर रहे हैं और 27 में इन मुद्दों को उठाने की बात कर रहे हैं जी। ये एक छोटा मुद्दा है जी। इस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के बीच रस्साकसी खींचतान है, जिस तरह दिल्ली और लखनऊ के बीच में खींचतान है जी, ये खुद जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इस शहर की जनता, इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता इनको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। ठीक बात है। अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, साथ ही साथ जो इनके कुकृत्य हैं जी, वो भी जनता के बीच में आ चुके हैं। हम और बंटी भाई, हमारे संजय भाई तो राजनीतिक लोग हैं। हाँ। हम लोगों से चीजें नहीं छुपती हैं, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं जी। लेकिन जनता को जागृत करना, जागरूक करना जी, ये भी हम राजनीतिक दलों का दायित्व है। ठीक तो बात हम है, लोग ठीक जनता के बीच में जाते हैं, चौपालें करते हैं, हाँ। बताते हैं, हम अपनी पार्टी की बातें बताते हैं कि हमारी पार्टी में और इनकी पार्टी में क्या अंतर है। हमारी पार्टी ने कभी जात धर्म की राजनीति नहीं करी, हमारी पार्टी ने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन इन भाजपा के लोगों ने जी, हमेशा मीडिया को कैप्चर करके, तमाम संसाधनों को कैप्चर करके जी, एक झूठ का तिलिस्म खड़ा किया और विपक्षी पार्टियों के नेताओं को उनका चरित्र हनन किया, उनकी चरित्र हत्या करी और उनको घोटालेबाज बताया। जबकि आप देखिए जितने भी स्कैम इन लोगों के द्वारा बताए गए वो सारे स्कैम धड़ाम हो गए, धराशायी हो गए, कोर्ट में नहीं टिक पाए और प्राथमिक स्तर पे ही खारिज हो गए। तो अब जनता तो ये मान रही है ना कि आपने जिसके बारे में कहा, भाजपा के लोगों ने भाजपा की सरकार आने से पहले, वो सारे झूठे दावे थे। अगर सच्चे थे तो क्यों नहीं वो लोग जेल गए? शीला दीक्षित के बारे में क्या क्या कहा गया, राहुल जी के बारे में क्या क्या कहा गया, सोनिया जी के बारे में क्या क्या कहा गया, अखिलेश यादव के बारे में क्या क्या कहा गया, किसी को छोड़ा क्या इन्होंने? लेकिन अब जनता जान गई है कि भ्रष्ट कौन है और ईमानदार कौन है। इस देश की जनता के सामने से आंखों के पर्दा हट चुका है। अब इनके पास एक ही चारा है जो इन्होंने किया महाराष्ट्र में,
एक रात में 46 लाख वोटर फर्जी बढ़ा के, वोट डलवा के अब ये लोकतंत्र को कैप्चर करना चाहते हैं। लोकतंत्र की ये लोग लूट करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लुटेरे हैं। ये वर्तमान समय में लोकतंत्र के लुटेरे आ गए हैं, इस देश पे काबिज हो गए हैं। इस देश की जनता को बड़ा जन आंदोलन करना पड़ेगा, इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और हमारे देश की जनता जिसने अंग्रेजों को भगाया, आज इस भाजपा रूपी जो भी हमारे विरोधी विपक्षी दल हैं, उनको पूरी तरह से भगाने पे आमादा है। आप देख लीजिएगा 2027 हो चाहे 2029 हो, इनकी अब दाल नहीं गलने वाली है। इनका जो आवरण था वो उतर चुका है, काठ की हांडी फूट चुकी है, इनकी कलाई उतर चुकी है। राजेश जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अब इनकी काठ की हांडी नहीं चढ़ने वाली, इस देश की जनता इनको लखेदने वाली है। संदीप जी और सेंगर साहब, एक बहुत मौजूद सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। ये पूरी जो रार चल रही है उसमें विधायकों की जो गोलबंदी चल रही है, क्या और इसमें तमाम ऐसे भाजपा नेता हैं जिन्होंने अपने मुंह सिल लिए हैं, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, वो आगे आने को तैयार नहीं है। नीरज जी एक शायद एक्सेप्शन है, वो इतना बोल गए हैं, लेकिन बाकी लोग चाहे वो पुराने नेता हो, नए नेता हो या आने वाले जो थोड़े युवा नेता हैं, वो भाजपा में बिल्कुल मुंह सिल के बैठे हुए हैं, वो इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं इस पार्टी में डैमेज हो रहा है या लोकतंत्र हाशिए पर जा रहा है, जो पार्टी का लोकतांत्रिक नियम है? लोकतंत्र तो बचा ही नहीं। आप देखिए, चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, ईडी हो, आज लोकतंत्र का मतलब क्या है? आज हमारी राहुल गांधी ने तो पूरे प्रमाण दे दिए। उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो हम लोग इंडिया 7 सीट जीतते। तो ये सिर्फ बेईमानी से जीत रहे हैं, लोकतंत्र बचा नहीं है। ये सरकारी एजेंसियों के बल पर चुनाव जीत रहे हैं। ये बताते हैं हमारा बूथ मैनेजमेंट और ये दुनियादारी, ये कुछ नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि एक छोटे से अधिकारी के लिए विधायकों ने अपनी गरिमा खो दी। विधानसभा अध्यक्ष के पद की गरिमा होती है, विधायक की एक गरिमा होती है। विधायक का लेवल एक जिला अधिकारी के लेवल के बराबर होता है। आप समझिए, छोटे से ठेके लेने का सवाल है बंटी भाई, क्यों ना बोले? आप समझिए, ऐसे ना ये बोले। बिना लालच के भाई, ये लड़ाई सरकारी लड़ाई थी। आप जाते, गाली उठाते, रोज जाते हैं विधायक और विधानसभा अध्यक्ष लखनऊ, और सीएम से मिलते और रिकमेंड करते, सही गलत की बात करते। लेकिन ये चिट्ठी लिखना ओबलाइजेशन हो रहा है। जब ओबलाइजेशन कर रहे हैं तो ओबलाइजेशन मिलेगा भी। आप इसका दूरगामी परिणाम समझिए कि जो लोग आज सीएमओ के साथ चिट्ठी लिख रहे हैं, उनको अब आने वाले समय में सीएमओ लाभ भी देंगे। ठीक बात है। सेंगर साहब, और मिलेगी, सुनिए, टीके मिलेंगे, जो वैकेंसी आ रही संविदा पे उनके रिश्तेदारों को नौकरियां मिलेंगी। तो लड़ाई ये असली वहां है। अच्छा। और डीएम साहब की जो कार्रवाई नेताओं के खिलाफ चल रही है, उसमें भी इसका एक इफेक्ट है कि जिला अधिकारी जो कार्रवाई कर देते हैं, उसमें भी कई नेता नाराज है। तो मिला के ये लड़ाई नेताओं की नहीं है, ये ऊपर के नेताओं की है। ये तो दिखावा चल रहा है। आप दुर्भाग्य है, हमें तो बड़ा दुख हो रहा है कि कानपुर की राजनीति में, इतिहास में आप खंगालेंगे तो ऐसा छोटे से प्रकरण के लिए इतने बड़े बड़े नेता कभी अगुवाई नहीं की। इसमें बहुत जनरल बात थी कि सारे नेता गोलबंद होते, गाली उठाते और चीफ मिनिस्टर के यहाँ पहुंच जाते और उसको हटवा देते। इसमें ये प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि हम किसी को चिट्ठी लिख के उसके ऊपर एहसान करें, अगर उसका ट्रांसफर बच जाता है तो फिर वो हमारे ऊपर कुछ न कुछ मेहरबानी करे। इतनी सी बात है। और ये लोकतंत्र उपतंत्र कुछ बचा नहीं है। बेईमानी से सरकारें बन रही है और कब तक बनेगी? बेईमानी से सरकारें ज्यादा दिन नहीं चलती, झूठ के न्यू पे सरकार ज्यादा दिन नहीं चलती। आज नहीं कल जनता जब इनके खिलाफ 100 में 80 वोट डाल देगी तो कितने बेईमानी करेंगे? आज तो 100 में 60 खिलाफ है और कल 100 में 100 खिलाफ होगी। जो इनकी स्थितियां हैं, न रोजगार है, न व्यापार है, न शिक्षा पे काम है, न स्वास्थ्य पे काम है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, कितना काम है और जनता उसी में भ्रमित रही जो थोड़ी बहुत इनके पास बची है। और मोदी जी जो खाता ना बही, कहते सही, अंधभक्त लेके उसी को पकड़ के चल देते हैं।
तो स्थितियां बहुत खराब है। इस देश में न शिक्षा की बात हो रही, न स्वास्थ्य की बात हो रही, न रोजगार की बात हो रही, न व्यापार की बात हो रही, न डेवलपमेंट की बात हो रही है। सिर्फ कागजों पे आपको सब दिखेगा और मीडिया में बड़े बड़े चैनलों में इसका नैरेटिव बनाया जाएगा। बस इसके अलावा जमीन पे जीरो है, जनता परेशान। आप जिसके सामने माइक लगा देंगे वही परेशान आपको मिलेगा। शेखर भाई और संदीप भाई आपसे फाइनल कमेंट चाह रहे हैं, अब इस पूरे गेम का क्या आप परिणाम देख रहे हैं? और नीरज भाई ने तो बेबाकी से चीजों को स्वीकार कर लिया कि हमारी पार्टी में ये चल रहा है, कौन हद को पार कर रहा है, क्या किसने अपने डेकोरम को खराब किया है, ये सब सारी चीजें नीरज जी ने स्वीकार कर ली हैं। वो चूंकि कद्दावर नेता हैं, वो किसी से डरते वरते तो है नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात तो स्पष्ट कर ही दी है कि जो भी फैसला होगा वो मुख्यमंत्री के स्तर से होना है। तो आपको क्या लगता है, फाइनल कमेंट, क्या आपको लगता है कि ये जो नैरेटिव बनाया गया गोलबंदी का, वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा या उस पर पानी डाल दिया जाएगा? सिंगर साहब आपका फाइनल कमेंट और की बात है संदीप जी का। जी, ठेके पट्टे की लड़ाई है जी, ठेकेदारी की लड़ाई है जी, डीएम साहब पे दबाव बनाना है कि वो छापे ना मारे, एसटीपी प्लांट पे ना जाके देखें, गहरी सीवर लाइन की खुदाई का जो ठेका है अरबों खरबों रुपए का, वो किसका भाई कर रहा है, उस पे डीएम साहब ना नजर डालें। जी, जो हमारे यहाँ कचेरी में मल्टी लेवल पार्किंग हो रही है, हाँ, उस पे ना डीएम साहब निगाह डालें। जो साकेत नगर में दक्षिण में एक अस्पताल बन रहा है, उसका ठेका किसके पास है, किसके भाई के पास है, उस पे डीएम साहब ने निगाह डालें। जी, तो कुल मिला के ठेके पट्टे की लड़ाई है, अधिकारियों को दबाव में लेने की लड़ाई है। जो अधिकारी दबाव में नहीं आएगा उसको ये लोग अस्थिर करने का प्रयास करेंगे। ये जो एक माफिया तंत्र हावी हो गया है राजनीति में, भाजपा उसका आज जीता जागता उदाहरण है। ठीक बात है। शेखर साहब आपका, जिस तरह से माफिया तंत्र चल रहा है, शेखर साहब आपका फाइनल कमेंट क्या है? अगर हमको राजनीतिक दल से अलग कर दीजिए जी, और एक आम नागरिक की तरह हम बताएं, हाँ, तो अगर जो ये प्रकरण हुआ है, नेताओं ने सीएमओ के पक्ष में लिखा है, तो ये एक बड़े भ्रष्टाचार का आगाज है। अगर सीएमओ तत्काल नहीं हटाए गए तो आप मान लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की खबरें आपको मिलेंगी और स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल लचर हो जाएगी और जनता जनार्दन इसमें पिसेगी। इसलिए मेरा अपना एक आम नागरिक की तरह, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई जिला अधिकारी कानपुर के कर रहे हैं, ये 7 सालों की सरकार में पहली बार कोई ऐसा जिला अधिकारी दिखा है जो मजबूती से कार्रवाई कर रहा हो, बिना किसी के दबाव के, बिना किसी के डरे। इसलिए इस पे मुख्यमंत्री जी को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और जांच कराना चाहिए। जांच में सब चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सब कार्रवाई जो होनी चाहिए नहीं करेंगे, उसे कार्रवाई भाजपा में होती नहीं है। ये सब तुम भी खाओ और अधिकारियों खान नेता परेशान इसलिए है कि वो बेचारे ज्यादा खा नहीं पा रहे हैं, छोटे वाले तो चिट्ठी लिख रहे हैं कि चिट्ठी लिख के ही ओबलाइज कर लें। अरे आप तो शायद आगे खाने को मिल जाए। शेखर साहब आपकी पार्टी में क्या इस पर मंत्रणा चल रही है? क्या आपको लगता है कि ये कोई प्रकरण नहीं है, ये छोटा सा प्रकरण है। हम लोग तो बड़ी बड़ी लड़ाई, बिजली कटौती जिसमें आम जनता परेशान है, नाला सफाई के नाम पे नगर निगम में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे है, जो सिल्ट बाहर पड़ी है, उठाई नहीं जा रही, और बरसात आने वाले समय में कितनी समस्या होगी। सड़कें टूटी है, गड्ढों से भरी होंगी, बारिश में लोग गिरेंगे, चोट लगेगी। तो हमारी और इंडिया गठबंधन की बड़ी लड़ाई है। हम जनहित की लड़ाई, हम ये अफसरों की लड़ाई नहीं। हमें टेके पट्टे तो चाहिए नहीं, जिसे चाहिए वो कोई किसी के पक्ष में, कोई किसी के पक्ष में। हम तो आम जनता की आवाज उठाएंगे, जो जनहित की समस्याएं हैं उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। चाहे एक मुकदमे लगे, चाहे 1 दर्जन मुकदमे लिख दे, लेकिन जनता की आवाज हमेशा समाजवादी पार्टी सबको निकल कर बुलंद करती रहे। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और नीरज चतुर्वेदी जी 20 से चले गए थे, उनको कहीं जाना था मीटिंग में, लेकिन उनका भी साधुवाद, उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और पार्टी की जो लाइन है उसके विपरीत थोड़ा बहुत उन्होंने तथ्य रखे हैं। तो मुझे लगता है कि आज की चर्चा बहुत सारगर्भित और ये कह लीजिए कि इस पूरे
जो रार है उस पर कहीं ना कहीं पानी डालने की कोशिश है। और बहुत अच्छा लगा, आप सब लोगों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की है। और आने वाले वक्त में चुनाव की जब बयार बहेगी तो हम भी आपके साथ फिर रूबरू होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने देखा भाजपा के कद्दावर नेता नीरज चतुर्वेदी, कांग्रेस के अध्यक्ष संदीप शुक्ला जी और सपा के महामंत्री सेंगर साहब हैं। अब आप ये देख लीजिए कि ये चिट्ठी बम जो है वो कितना भारी पड़ रहा है। ये चिट्ठी बम जो है पिछले आज 4-5 दिन से अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। हर मतलब राजनीतिक फिजाओं में इसी पर चर्चा हो रही है कि भाई ये क्या है हो रहा है, क्योंकि हम भी 40 साल से राजनीति देख रहे हैं। कभी भी इस तरह का मामला नहीं हुआ जिसमें अधिकारियों को लेकर किसी विधायक ने चिट्ठी लेकर पक्ष और विपक्ष में कोई अपनी राय जाहिर की है। ये तो लिखत पढ़त में चीजें रखी गई हैं। ये मुझे लगता है कि जो जनप्रतिनिधि की अपनी एक मान मर्यादा होती है, एक अपनी सीमा होती है और एक अपना डेकोरम होता है, उस पर कहीं ना कहीं चोट है। हमें आने वाले वक्त में इसको समझना पड़ेगा। मैं आप पर छोड़ रहा हूं और सुरेंद्र मैथानी जी इस पूरे प्रकरण में अपनी बात रख रहे हैं, वो बात आप सुन लीजिए और फिर फैसला करिए कि वास्तव में ये जो मुद्दा है कहां आके टिका है और इसमें लड़ाई किस मुद्दे की है। अरे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी का पत्र लेकर के एक व्यक्ति आया और उसी प्रकार के एक पत्र को सीएमओ के लिए लिखने के लिए उसने आग्रह किया। मैंने महाना जी का पत्र देखा तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने जो भी लिखा होगा ठीक लिखा होगा, मैंने भी पत्र लिख दिया। लेकिन विषय पत्र का नहीं, एक जिलाधिकारी एक अपने जिले का पिता तुल्य उसका नैतिक कर्तव्य होता है कि उसके अंतर्गत पूरे जिले के सभी विभाग, सभी उसके अधिकारी कर्मचारी, उनको संरक्षित करना, पलवित करना और किसी ने अगर गड़बड़ी की, भ्रष्टाचार किया तो उसको दंडित करना, और अगर अपने स्तर से दंडित नहीं कर पाए तो शासन स्तर से दंडित कराना। लेकिन दंडित कराने वाली बात को सार्वजनिक करना, यानी आप अपने पूरे सिस्टम में क्या कर रहे हैं उसको सार्वजनिक करके किसी भी अधिकारी को पहलवान नहीं बनना चाहिए। और इसी प्रकार सीएमओ के लिए भी कि उसने डीएम से जो उसका सीनियर अधिकारी जिलाधिकारी है उसके साथ जो वार्ता हो रही है, क्योंकि एक अधिकारी की दूसरे अधिकारी से वार्ता खुलकर होती है और उसको वायरल कर देना ये सीएमओ की सरासर गलती है, जिसके लिए सीएमओ को और डीएम को दोनों को इस सार्वजनिक करने के कारण से दोनों को सस्पेंड कर देना चाहिए। मैं इस मामले को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा और आग्रह करूंगा कि दोनों ने इसको सार्वजनिक किया है, दोनों ही लोगों को इस पर ऐसी सजा दीजिए, इनको सस्पेंड करिए कि जिससे कोई भी अधिकारी आपस में इस तरह के वार्तालाप को करके उसको वायरल करके या कोई कार्रवाई करके उसको सार्वजनिक करके ये हिमाकत ना कर सके। अन्यथा इससे विभागों में और नीचे अधिकारियों में भी गुट बन जाएंगे। कुछ लोग एक गुट के होंगे, कुछ दूसरे गुट के होंगे और सफर जनता करेगी। हमारा पहला कर्तव्य जनता के प्रति है, हमारा कर्तव्य इनके प्रति नहीं है। और इनके इस कारनामे से हमारी राज्य सरकार और हम सब लोग जो सरकार के विधायक हैं कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े होते हैं। इसलिए इन सब लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ये व्यवस्था जो इतनी सुंदर प्रशासनिक व्यवस्था कानपुर की चल रही है, तमाम आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, तमाम लोग ऐसे हैं जो कानपुर को बहुत अच्छा योगी जी की मर्जी के अनुरूप कानपुर को चला रहे हैं और योगी जी जनता के लिए जान दे रहे हैं, लगातार सरकार को समर्पित कर रहे हैं। हम सब लोग भी जनता के लिए जान दे रहे हैं। तो जनता सर्वोपरि है, ये सारी चीज सेकेंडरी है और सार्वजनिक करने पर दोनों अधिकारियों को दंडित कर देना चाहिए। आपने देखा मैथानी जी ने थोड़ा सा यू टर्न ले लिया है और अब वो दोनों ही पक्षों को, यानी कि डीएम साहब को और सीएमओ साहब को पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। अब कुछ भी हो, ये तो उनकी सरकार को तय करना है। लेकिन एक बात तो ये तय हो गया है आज की चर्चा पर और विवेचना से कि 2027 आसान नहीं है। तलवारें भाजपा में खिंच चुकी हैं और वो किसकी गर्दन पर वार करेंगी ये तो 2027 से पहले ये तय हो चुका है। तो शहर की राजनीति में बहुत बदलाव होने जा रहा है। भाजपा जिस तरह से चल रही है उसमें तमाम कतर विरोध की लड़ाई अब आपके सामने होगी।
इंतजार करिए, 1.5-2 साल बहुत बढ़िया क्रिकेट गेम खेलने को मौका मिलेगा। राजनीति का खेल यही शायद मुझे लगता है सिखाता है। धन्यवाद, नमस्कार।